सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिका यानी सेल के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि सभी जीवित प्राणी जैसे मानव, पौधे या जंतु आखिर किस चीज से मिलकर बने हैं? बताइए। चलिए देखते हैं। इन सभी जीवित प्राणी को जूम करके देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिलेंगे। इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका यानी सेल कहा जाता है। यानी सभी जीवित प्राणी इन्हीं बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका ही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे सभी जीवित प्राणी बने हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। दोस्तों, क्या आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? सोचो। नहीं, ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको खुली आंखों से तो देख नहीं सकते। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो अपने विद्यालय की जीव विज्ञान लैबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस कोशिका को देख पाना इतना मुश्किल है, जिसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, तो इसके बारे में पता लगाना कितना मुश्किल रहा होगा। सोचो। जी हाँ, 1590s में वैज्ञानिक ज़ेकराइस जेन्सेन ने पहला वास्तविक यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक महान जीव वैज्ञानिक ने इस माइक्रोस्कोप का यूज किया और किसी पेड़ की छाल यानी बार्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्होंने पाया कि इस पेड़ की छाल में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती थी। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका यानी सेल कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कंपार्टमेंट। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। इसके बाद और रिसर्च हुई तो पता चला कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले उपस्थित कोशिकाओं से आती हैं, यानी पहले उपस्थित कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यही स्टेटमेंट्स कोशिका सिद्धांत कहलाए जाते हैं। अब दोस्तों ये बताओ, क्या सभी जीवित प्राणी एक जैसी कोशिका से बने होते हैं या अलग अलग? जी हाँ, सही सोचा। सभी जीवित प्राणी एक जैसे दिखते ही नहीं है, तो एक जैसी कोशिका से कैसे बने हो सकते हैं, है ना? यही नहीं, कोई भी बहुकोशीय प्राणी जैसे मानव में भी कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मांसपेशी कोशिका, इसकी कुछ इस तरह की बनावट होती है। और जैसे रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु और तंत्रिका कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं। यानी कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है और इन कोशिकाओं की बनावट उनके काम के अनुसार होती है। और अगर छोटी कोशिकाओं में आकार देखें तो कुछ कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं जिनको आंखों से देख भी नहीं सकते। जैसे कि बैक्टीरिया, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। तो देखा आपने किस तरह से कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोशिकाएं दिखती कैसी हैं। ये मानव और ये पौधा। इसे जूम करते हैं। ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। इनकी संरचना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। कोशिका संरचना। ये पादप कोशिका है। इसकी बाहर की परत को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आप जंतु कोशिका में परत देख रहे हैं। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये परत दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद आप एक गोलाकार चीज देख रहे हैं। इसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच जो एक क्षेत्र है, इसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो एक परत से घिरे रहते हैं, जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये कोशिकांग
कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। इन कोशिकांगों का अपना अपना महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए देखते हैं। इस अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में कहीं कहीं पे काले रंग का डॉट है। इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका पे राइबोसोम होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं होते उन्हें चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर कहते हैं। इसके बाद ये गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस है, और ये लाइसोसोम्स है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद पादप कोशिका में ये प्लास्टिड है। ये कोशिका अंगक सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और अब ये रस्थानिया यानी वैक्यूल्स हैं, जो पादप कोशिका में तो बहुत बड़ी और जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों ये कोशिका की संरचना है। सारांश, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। सभी जीवित प्राणियों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका को विभिन्न कोशिकांगों जैसे केंद्रक, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम आदि होते हैं। अब हम कोशिका आवरण और परासरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिकावरण यानी सेल एनवेलप और परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमने कोशिका संरचना देखी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकावरण यानी सेल एनवेलप। तो दोस्तों कोशिका आवरण क्या होता है? सोचिए, आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम कोशिका की सबसे बाहरी परतों के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं कोशिका आवरण क्या होता है। कोशिका आवरण कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। इसमें हम पहले कोशिका भित्ति के बारे में समझते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह सिर्फ पादप कोशिका में सबसे बाहर की परत होती है जो पूरी पादप कोशिका को घेरे रखती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पादप थोड़े कठोर और जटिल होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की वजह से। ये एक बहुत जटिल पदार्थ सेल्यूलोज से बनी होने के कारण मोटी, कठोर और जटिल होती है और पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो दोस्तों अगर कोशिका की सबसे बाहरी परत अगर कठोर होगी तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोशिका की सुरक्षा और बनावट को बनाए रखेगा। यानी कि इसकी जो बनावट होगी वही कोशिका की बनावट है ना। ये स्वतंत्र रूप से पूर्ण पारगम्य यानी परमिएबल और कोशिका का निर्जीव भाग होता है। यानी यह परत किसी भी छोटे कण को अंदर या बाहर जाने देती है और इसमें कोई भी जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही क्यों होते हैं, जंतु कोशिका में क्यों नहीं? सोचिए। तो इसका जवाब है कि पादप पर्यावरण में खुले में रहने की वजह से खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान, ओले या ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ठंड, ये सब सहना पड़ता है। इसलिए उनकी ज्यादा सुरक्षा के लिए मोटी और कठोर कोशिका भित्ति होती है। मगर जंतु तो सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों अब हम एक और सुरक्षात्मक परत कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है, जो कोशिका के भागों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। ये जैविक कार्बनिक अणु, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जैविक अणु होते हैं। कोशिका के बहुत से कोशिका अंगक इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है।
इसलिए यह कोशिका का जीवित भाग होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार और अंदरूनी संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों ये सोचिए, अगर कोशिका में कोशिका झिल्ली ना हो तो क्या होगा? दोस्तों अगर आप जंतु कोशिका को देखें तो ये एक बाहरी परत है जो उसको आकार देती है, और अगर ये नहीं होगा तो अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन पादप कोशिका में देखें तो कोशिका झिल्ली तो होती ही है जो इसको आकार देती है, और उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी होती है जो कोशिका झिल्ली और कोशिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कोशिका आवरण क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है इस कोशिका आवरण से पदार्थों का आवागमन कैसे होता है? चलिए समझते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, विसरण और परासरण, यानी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या होता है? दोस्तों आपने कभी विसरण के बारे में सुना है? विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कोशिकाओं में गैस का परिवहन इसी प्रक्रिया से होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन गैस के अणु रक्त के साथ जब कोशिका तक पहुंचते हैं तब कोशिका के बाहर ऑक्सीजन अणुओं की सांद्रता अंदर से ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां क्या होगा? जी हां, विसरण होगा। ऑक्सीजन अणुओं की गति कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ होती है, और जब कोशिका ऊर्जा बना लेती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है, जिसको कोशिका के बाहर जाना होता है। तब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के गैस अणुओं की सांद्रता बाहर से ज्यादा होती है। तो अब यहां क्या होगा बताइए? फिर से वही विसरण। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के अणुओं की गति अंदर से बाहर होगी। तो इस तरह से कोशिका में गैसों का परिवहन विसरण प्रक्रिया से होता है। दूसरा परिवहन का तरीका है परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण वो प्रक्रिया है जिससे पानी की गति वर्णनात्मक पारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण, सबसे पहले हम 2 ग्लास ए और बी लेंगे। ग्लास ए में पानी की मात्रा ज्यादा और ग्लास बी में पानी की मात्रा कम लीजिए। अब इनमें समान मात्रा में शक्कर व नमक को घोलकर विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इन दोनों विलयनों की तुलना की जाए तो ग्लास ए में पानी की सांद्रता ग्लास बी की तुलना में ज्यादा है, तो ग्लास ए के विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जबकि ग्लास बी में पानी की सांद्रता ग्लास ए की तुलना में कम है, तो ग्लास बी के विलयन को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब एक और ग्लास सी लेंगे जिसमें पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा समान होगी। अब यहां दोनों ग्लास ए और सी की तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, तो दोनों ही विलयन एक दूसरे के समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। इस तरह से एक और ग्लास डी लेंगे जिसमें हम पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा ग्लास बी के समान रखेंगे। अब यहां ग्लास बी और ग्लास डी को आपस में तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, यानी ग्लास बी और ग्लास डी दोनों भी आपस में समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। अब दोस्तों सोचिए कि किसी कोशिका को इन विलयनों में डाला जाए तो क्या होगा? सोचिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में कम है, तो दोस्तों क्या होगा? जी हां, परासरण। कोशिका का पानी प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आएगा और धीरे धीरे कोशिका का आकार छोटा होता चला जाएगा। अब कोशिका को हम अल्परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। यहां इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में ज्यादा है। तो अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा? जी हां, फिर से वही परासरण। विलयन का पानी प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका का आकार फूलकर बड़ा होता चला जाएगा। अब अगर हम कोशिका को समपरासरण दाबी विलयन में डालें तो क्या होगा? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
यहाँ पर पानी का परिवहन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पानी की सांद्रता समान है। दोस्तों, इस परासरण प्रक्रिया से पादप जड़ के जरिए भूमि से पानी को सोखते हैं। चलो ये भी देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ ये पौधा भूमि पर लगा हुआ है, भूमि में पानी भी होगा और उस पानी में बहुत सारे लवण यानी सॉल्ट्स घुले होंगे, यानी कि डिसॉल्व होंगे, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होंगे। और पादप में जड़ कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होगी, तो भूमि का पानी एक अल्प परासरण दाबी विलयन होगा, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए? जी हाँ, परासरण। भूमि का पानी जड़ कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के जरिए कोशिका में जाता है और कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह पादप में परासरण प्रक्रिया से पानी और लावणों का परिवहन होता है। सारांश: कोशिका आवरण, कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। आगे हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिकीय आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम इस वीडियो में केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोशिका द्रव्य कोशिका में कहां होगा? जी हां, हम लोग कोशिका संरचना में भी जान चुके हैं कि कोशिका में केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो भाग है उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक जेली की तरह तरल पदार्थ होता है। अब सोचिए दोस्तों कि इसके जेली की तरह तरल होने की क्या वजह हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसके जेली की तरह होने की वजह से कोशिका के सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवसोम आदि इसी कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं और इन कोशिका अंगकों की जरूरतमंद प्रोटीन इसी में तैरते हुए उन तक पहुंचती है। ये कोशिका की बनावट को ही बनाए रखता है। इसमें वो सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे कोशिका जीवित रहती है। चलिए अब हम केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में जो बीचों बीच गोलाकार चीज है ना, दोस्तों आपको क्या लगता है वो क्या है? जी हाँ, वही केंद्रक है। यह कोशिका का केंद्र है जहां से सभी चीजें निर्देशित की जाती होंगी। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क शरीर की सभी प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, देखना, चलना और सुनना आदि को निर्देशित और नियंत्रित करता है, उसी तरह से कोशिका का केंद्रक कोशिका की सभी प्रक्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अगर हम केंद्रक को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो दोस्तों आपको देखने से लग गया होगा कि ये एक गोलाकार कोशिकांग है। इसकी बाहरी संरचना 2 परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जिस तरह से कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों, क्या इसका काम और इसकी संरचना कोशिका झिल्ली की तरह ही होता होगा? जी हाँ, इसका काम और संरचना कोशिका की कोशिका झिल्ली की तरह ही होता है, जो केंद्रक के अंदर की चीजों को कोशिका के बाकी अंगकों से अलग रखता है। आपको इसकी परत में छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे। इन्हें केंद्रकीय छिद्र यानी न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी जेली की तरह तरल द्रव्य होता है जिसे केंद्रकीय द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों, क्या ये केंद्रकीय छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रकीय द्रव्य को मिलते होंगे? सोचिए। जी हाँ, इन छोटे छोटे केंद्रकीय छिद्रों से केंद्रकीय द्रव्य बाहर आता है और कोशिकीय द्रव्य से मिलता है। तब इस द्रव्य को जीव द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक के बीचों बीच एक गोलाकार भाग दिखाई देता है, उसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब हम केंद्रक के कार्य के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप लोग केंद्र कार्य को समझ ही चुके होंगे कि एक कोशिका हेडक्वार्टर है जो सभी चयापचय गतिविधियां यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे ऊर्जा का निर्माण आदि को नियंत्रण यानी कंट्रोल और निर्देशित करता है। ये कोशिकाओं के संपूर्ण विकास और संपूर्ण परिपक्वन यानी मैच्योर को निर्धारित करता है। ये कोशिकाओं के प्रजनन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोशिका में भी प्रजनन होता है ना? जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं में भी प्रजनन होता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर
दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरह से कोशिका प्रजनन से जो नई कोशिका बनती है ना, उसमें सूचनाएं और निर्देश केंद्रक के जरिए ही जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, आपको केंद्रक के धागे की तरह यानी थ्रेड लाइक संरचना दिखाई दे रही है। इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप क्रोमैटिन के बारे में जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम इस धागे की तरह संरचना को गौर से देखते हैं। यहाँ कॉइल क्रोमैटिन की संरचना को बताया गया है। दोस्तों, आपको बीच में जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये एक प्रोटीन है जिसे हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और इस धागे की संरचना को डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमैटिन की संरचना के लिए बोल सकते हैं क्रोमैटिन डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, ये डीएनए क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है ये नाम? आप लोगों ने फिल्मों या सीरियल्स में सुना ही होगा डीएनए टेस्ट के बारे में। जब भी फिल्मों या सीरियलों में बच्चों के माता पिता का पता करना होता है, तब ये डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। चलिए इसी डीएनए के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डीएनए की संरचना देखते हैं। तो दोस्तों, ये है डीएनए की संरचना। ये जो चेन की तरह संरचना के बीच में आप जो कोडिंग देख रहे हैं ना, वो सूचनाएं यानी निर्देश हैं। सूचना जैसे कोशिका की संरचना कैसे होगी, उसमें क्या क्या काम होगा और शरीर की भी संरचना कैसे होगी आदि। जिस तरह से एक बुक में सूचनाएं होती है ना, उसी तरह से डीएनए में कोशिका से संबंधित सूचनाएं या निर्देश होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए अणु में कोशिका की संरचना, निर्माण और संगठन की आवश्यक सूचना होती है। दोस्तों, डीएनए में जो सूचना होती है, इसी को जीन कहते हैं, यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जीन क्या करता होगा? सोचिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई कोशिका का विभाजन होना होता है, तब ये क्रोमैटिन संगठित होके इस तरह की संरचना बना लेते हैं। इसे क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप कोशिका के केंद्रक में बहुत सारे क्रोमोसोम देख सकते हैं। इसका यही मतलब है कि कोशिका विभाजित होने वाली है। और जब कोशिका विभाजित होती है ना, तो क्रोमोसोम के कुछ भाग नई कोशिका में चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने डीएनए के जीन के जरिए सूचनाएं और निर्देश नई कोशिका में चली जाती हैं। तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में सूचना डीएनए के जीन के जरिए जाती है। इस तरह बच्चों में माता पिता से सूचनाएं या निर्देश डीएनए के जीन के जरिए आते हैं। अब दोस्तों, आपको यह भी पता चल गया होगा कि फिल्मों या सीरियल्स में डीएनए टेस्ट करवाने से क्या होता है ना? यही केंद्रक और उसके कार्य हैं। अब दोस्तों, ये समझेंगे केंद्र की क्षेत्र उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार। लेकिन ये केंद्र की क्षेत्र क्या होता है? चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें केंद्र की क्षेत्र सही से नहीं होता है, यानी इनमें केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है। सिर्फ क्रोमैटिन ही होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट कहते हैं। उन कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब है प्रो आदि या पूर्व, कैरियोट केंद्रक, और इन कोशिकाओं में ज्यादातर कोशिका अंगक नहीं होते हैं। और दोस्तों, जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इनमें सभी कोशिका अंगक होते हैं, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सारांश। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में जाना। कोशिका द्रव्य एक जेली की तरह तरल पदार्थ है, जिसमें सभी कोशिका अंगक तैरते हैं। और केंद्रक में उपस्थित डीएनए में कोशिका से संबंधित सूचनाएं होती हैं, और ये सूचनाएं जीन के जरिए नई कोशिकाओं में जाती हैं। कोशिकाओं में केंद्रकीय क्षेत्र में झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। आगे हम कोशिका अंगकों के बारे में जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन किया। आइए हम इस वीडियो में कोशिका अंगक या कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको पता है कोशिका अंगक क्या होते हैं? जी हां, हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भागों
और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। सभी यूकैरियोटिक कोशिका को अपनी उपापचय यानी मेटाबॉलिक या रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं, जिन्हें कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं। और बहुकोशिकीय जटिल संरचना जैसे पौधे और जंतुओं के शरीर में होने वाले कार्य में सहायता हो सके, ये कोशिका अंगक है। केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानियां केंद्रक के बारे में हम जान ही चुके हैं। अब हम कोशिका अंगक अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में जानेंगे। यह झिल्ली युक्त नालिकाओं और शीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसकी रचना कोशिका झिल्ली जैसी होती है। अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी में गौर से देखें तो दोस्तों, आपको इनकी संरचना में कोई फर्क नजर आ रहा है? जी हां, कहीं पर ब्लैक डॉट्स हैं, कहीं पर नहीं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर ब्लैक डॉट्स होते हैं उन्हें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, और जिस पर डॉट्स नहीं होते हैं उन्हें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं? ये ब्लैक डॉट्स को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम गोलाकार बनावट के और बेहद घने होते हैं। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कोशिका में कहां बनते हैं? हम आपको बताते हैं। ये केंद्रक के केंद्रिका में बनते हैं, यानी ये केंद्रक के केंद्रिका में बनके केंद्रिका छिद्र से बाहर आकर अंतर्द्रव्य जालिका पर चिपक जाते हैं, जिसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा और लिपिड अणुओं के बनने में मदद करती है। यानी अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण के लिए एक बड़ी सतह प्रदान करती है। फिर उन्हें आवश्यकता के अनुसार कोशिका के अन्य भागों में जाने के लिए रास्ता भी देती है। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और कुछ प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के मूल जैविक अणुओं को बनाने और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए रास्ता देती है। अब हम अगला कोशिका अंगक गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपैरेटस जानेंगे। दोस्तों, इसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी खोज कोशिका में 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण केंद्रक के पास झिल्ली युक्त थैलीनुमा पुटिका यानी वेसिकल्स, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती हैं, जिन्हें कुंडिका यानी किस्टन्स कहते हैं। गोल्जी उपकरण में गोलाकार पुतिकाएं यानी वेसिकल्स और नलिकाएं यानी ट्यूब्यूल्स भी होती हैं। गोल्जी उपकरण अंतर्द्रव्य जालिका से संश्लेषित पदार्थ, प्रोटीन और लिपिड्स को पुतिकाएं यानी वेसिकल्स के जरिए लाता है, और फिर उन पदार्थों का संचयन यानी स्टोर, रूपांतरण यानी मॉडिफाई और बंद यानी पैकेजिंग करके कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग जगहों पर भेजता है। इसी वजह से इसे कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। चलिए, अब हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कोशिका का झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है और इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। दोस्तों सोचो, इसमें ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स कहां से आते हैं? जी हां,
ये पाचक एंजाइम्स चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर बनते हैं और गोल्जी उपकरण के पुटिका यानी वेसिकल से लेकर कुंडिका यानी किस्टन्स में पैक यानी पैकेजिंग करके लाइसोसोम बनाते हैं। दोस्तों सोचिए, ये लाइसोसोम में क्या करता है? जी हां, कोशिका के अंदर कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों और बाहर से आने वाले उपशिष्ट पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन आदि लाइसोसोम में चले जाते हैं और उसका पाचक एंजाइम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और कोशिका को साफ करते हैं। और जब कोशिका किसी कारण से क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी टेक्स्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने का काम करता है। दोस्तों अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली यानी 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन युक्त कोशिका अंगक है। एक है बाहरी झिल्ली और दूसरी है भीतरी झिल्ली। इसकी बाहरी झिल्ली में छिद्रित यानी पोरस होते हैं और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक फलित यानी डीपली फोल्डेड होती है। दोस्तों आपको पता है कोशिका को अपनी आवश्यक रासायनिक को करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? सोचिए। जी हां, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो अपनी भीतरी वाली झिल्ली में प्रोटीन और ऊर्जा बना सके, यानी कोशिका को आवश्यक रासायनिक को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा देता है। एटीपी एक ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हम अगले कोशिका अंगक प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको पता है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों आपको पता है पौधों का रंग हरा ही क्यों होता है? सोचिए। जी हां, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसमें हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक होता है जो पौधों को हरा रंग देता है। यही नहीं दोस्तों, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करता है। ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होता है। इसकी भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जिसे थाइलाकॉइड जो स्ट्रोमा नाम के तरल पदार्थ में स्थित होती है। चलिए अब हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि पौधों में फलों, फूलों और विभिन्न रंग के पत्तों में रंग कहां से आता है? जी हां, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दोस्तों ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ये पौधों में रंगीन फूल और फलों में कई तरह के रंग प्रदान करता है। चलिए अब हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये रंगहीन प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। दोस्तों आपको पता है प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाने में और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला कोशिका अंगक है रसधानियां यानी वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको पता है कोशिका में सभी आवश्यक पदार्थ कहां संग्रह होते हैं? जी हां, कोशिका की रसधानियों में। कोशिका की तरल और ठोस पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कई तरह के कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन आदि का संग्राहक होती है जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं। दोस्तों आपको पता है जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा होता है जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि कुछ पादप कोशिकाओं में इनका माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती हैं, जिसकी वजह से केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली के पास आ जाता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिससे कोशिकाओं को स्फीति यानी टर्जिडिटी और कठोरता यानी रिजिडिटी मिलती है। दोस्तों, आपको पता है कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी होती है, जिसमें खाने के पदार्थ होते हैं, और कुछ एक कोशिकीय जीवों की राजधानियों में अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कि बाहर निकलने में ये मदद करती है। सारांश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिका के कोशिका अंगक के बारे में जाना। यह है केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानियां हैं।